बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने दो चार चीज़ों का इंडिया दे दिया। एक तो डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा कि वो अब लड़ाई से निकलने वाला है और ईरान की जंग को वो कह रहा है 2 से 3 हफ्ते में खत्म करके अमेरिका वहां से चला जाएगा। जिसको तेल चाहिए वो जाकर आबनाए हुर्मस को खुद खुलवा दे। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी दावा किया कि अमेरिका की इज्जत पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इससे पहले कभी नहीं थी। लेकिन हकीकत क्या है, मैं आपके सामने एक दो चीजें रखता हूँ। एक तो वो नेटो से भी निकलने की धमकी दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा कि नेटो से निकलने के बारे में हम सीरियसली सोच रहे हैं और वजह यह है कि ये सारे कागजी शेर हैं। जब लड़ने का वक्त आया तो ये लड़ने के लिए आए नहीं। डोनाल्ड ट्रंप के जो मुतालबात थे वो किसी और नौइयत के थे। लेकिन देखें, एक्चुअली अमेरिका की इज्जत बढ़ी है दुनिया में या नहीं बढ़ी, और अमेरिका इस जंग से निकलेगा तो अमेरिका के लिए बचेगा क्या, वो मैं आपको बाद में बताता हूं। लेकिन पहले ये देखें, इस वक्त सूरत हाल ये है कि स्पेन ने अमेरिका के फौजी अड्डों को बंद कर दिया और अमरीकी फौजी तैयारों को अपनी फिजाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी। इटली ने भी अमेरिका की मुखालफत की है, फिजाई हदूद नहीं दी। फ्रांस ने अमरीकी फौजी तैयारों के लिए अपनी हदूद नहीं दी और उनको फैसिलिटेट नहीं किया। स्विट्जरलैंड ने भी अमेरिका को फैसिलिटेट नहीं किया, उन्हें जगह नहीं दी। पोलैंड ने अमेरिका को इनकार कर दिया। यानी पोलैंड के अंदर एक सिस्टम लगा हुआ है, पैट्रियट का, जो मिसाइलों की बैटरियां हैं वो वहां पे लगी हुई हैं। ये फिजाई दिफाई निजाम है, ये रशिया के पेश नजर यहाँ पे लगाया गया और यहाँ पे जो है वो ये नेटो के जेर निगरानी ये लगा हुआ था। और ये मशरकी महाज जो है यूरोप का, ये उसके लिए लगाया गया था। लाजमी बात है, रशिया की तरफ से वो समझते हैं खतरा रहेगा, तो वो अमेरिका यहां से निकाल कर लेकर जाना चाहता था मिडिल ईस्ट में, अरब ममालिक में। स्पेशली आपको पता है वहां पे वो इसराइल को प्रोटेक्ट करते हैं। तो पोलैंड ने इनकार कर दिया, उन्होंने अमेरिका की दरखास्त मुस्तरद कर दी। इससे पहले आपको याद होगा कि जनूबी कोरिया से अमेरिका निकाल कर ले गया था फिजाई दिफाई निजाम, और जापान के बारे में कहा जा रहा था, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन जनूबी कोरिया का तो कंफर्म हो गया था। तो उस रीजन में से अमेरिका ने फिजाई दिफाई निजाम निकाला और वो उनको लेकर चला गया मिडिल ईस्ट में इसराइल की हिफाजत के लिए। और अब जब यहां से निकालने की कोशिश की तो इन्होंने इनकार कर दिया। इन्होंने कहा जी नहीं, अब ये पोलैंड का अकेले का तो इनकार नहीं है, ये तो यूरोपीय यूनियन का इनकार है। तो यूरोप के मुमालिक ना अमेरिका को डिफरेंट तरीके से डील कर रहे हैं। अभी ये एक और स्टेटमेंट है स्पेन की जानिब से कि अगर इसराइल क्वालिफाई कर जाता है फीफा वर्ल्ड कप के लिए तो स्पेन फिर उसको नहीं खेलेगा, वो बाइकआउट कर देगा। कुछ और यूरोपीय मुमालिक से इसी तरह की आवाजें आ रही हैं और ये बातें सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की वजह से हो रही हैं। एक तो ईरान के लिए मुश्किलात पैदा कर दी, उनकी भी फीफा की एक टीम है वर्ल्ड कप की, अब अमेरिका में वर्ल्ड कप होने जा रहा है और अमेरिका में साथ दूसरी रियासतों में और उसके अलावा कनाडा में ये वर्ल्ड कप वहां पे खेला जाएगा फुटबॉल का। तो उसमें अब टीमें जो हैं वो गुरेज कर रही हैं और इस तरह की बातें सामने आ रही हैं जब चंद महीने रह गए हैं फीफा वर्ल्ड कप में। ये दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स का एक इवेंट होता है, पूरी दुनिया की तवज्जो फुटबॉल वर्ल्ड कप की तरफ होती है। तो इसमें जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया यूरोप के साथ, ये यूरोपीय टीमें हैं जिनकी तरफ से मजीद इशारे मिल रहे हैं, यानी जो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क, इनके साथ किया अमेरिका ने, और जो ग्रीनलैंड लेने की, उसके ऊपर कब्जा करने की जो धमकी दी, फिर जैसे टैरिफ लगाया अमेरिका ने इन सब के ऊपर और जिस किस्म की धमकियां दी गई, तो वो यूरोपीय टीमें भी अब सोच रही हैं कि जाके खेलना है या नहीं खेलना। तो खेल के ऊपर भी असर पड़ रहा है। हालांकि खेल के मैदान में चीजें नहीं होनी चाहिए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इसका आगाज खुद ही किया ईरान के खिलाड़ियों के लिए एक धमकी आमेज बात करते हुए। अब आ जाए इस बात पे, अगर डोनाल्ड ट्रंप ये लड़ाई बंद करके निकल जाता है तो यूरोप के साथ क्या होगा और बाकी मुमालिक क्या जाके वहां पे लड़ेंगे और लड़के अपने हुर्मस को खुलवाएंगे? नहीं। देखिए, अगर डोनाल्ड ट्रंप अपने वादे के मुताबिक या अपने दावे के मुताबिक इस जंग को खत्म करता है और उसे कोई फेस सेविंग नहीं मिलती, यानी फेस सेविंग अब वो बना रहे हैं, वो ये कह रहे हैं हम जंग जीत गए, हमने ईरान को पत्थर के जमाने में धकेल दिया, हमने वहां पे बहुत तबाही कर दी है, अब सिर्फ आपने हुर्मस बंद है, जाके आप खुलवा लें, हमने ज्यादा काम कर दिया। और ईरान में रजीम भी तब्दील हो गया, वहां पे जो नए लोग आए वो बड़े बेहतर लोग हैं, उनके साथ आप डील कर सकते हैं। हालांकि अमेरिका और इसराइल के ऊपर जितने भी हमले हुए वो नए आने वाले बेहतर लोगों ने ही किए हैं। आयतुल्लाह अली खामनेई तो जंग के पहले दिन शहीद हो गए थे, तो अब 1 महीना भी हो गया इस बात को। तो नए लोगों ने अमेरिका को और इसराइल को मारा और उनका नुकसान किया है। अगर अमेरिका निकल जाता है और लड़ाई बंद हो जाती है तो यूरोप, अरब ममालिक, चाइना, रशिया, ये रूस के साथ बैठ के बड़े आराम से आप नए हुर्मस को खुलवा लेंगे नई शराइत के तहत। और कुछ शराइत ईरान की मान ली जाएंगी, कुछ बाकी लोगों की मान ली जाएंगी, सबको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। ईरान ने तो बड़ा कैटेगोरिकली कहा है कि आप नए हुर्मस जो है वो ऐसा समंदर नहीं है जो एक आलमी रास्ता है, ये मलकियत है ओमान की और ईरान की। याद रखिए कि ओमान ने अपने आप को इस लड़ाई से बड़ी कामयाबी से अब तक बाहर रखा है। उनकी जो क़यादत है, उन्होंने बड़ी समझदारी के साथ इस लड़ाई का हिस्सा बनने से गुरेज किया और सबसे सॉफ्ट टारगेट हो सकता था ईरान का या ईरानी हथियारों का ओमान, जो बिल्कुल सामने है, दिखाई देता है। लेकिन वहां पे ईरान ने कोई हमला नहीं किया और इक्का दुक्का वाकयात रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन ईरान ने कहा जी हमने नहीं किया। तो ओमान और ईरान की मलकियत है आबनाए हुर्मस, ये
ईरान की जानिब से ऐलान भी किया गया। अब जो भी डील होगी वो बाद में हो जाएगी। आपने हुर्मुज़ को खुलवाने के लिए अमेरिका के जाने के बाद ताकत का इस्तेमाल तो होगा ही नहीं, ये बड़े आराम से खुलवा दी जाएगी। हाँ, ये हो सकता है कि कोई ना कोई शरारत की जाए, कभी किसी जहाज को आग लगाई जाए, कुछ और किया जाए, ईरान पे इल्जामात लगाए जाए, जैसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हम कहते हैं। अच्छा, इस सारे माहौल में कि अमेरिका जंगबंदी करे, ईरान दबाव बढ़ाने के लिए लगातार हमले कर रहा है और तेज तरीन हमले कर रहा है, हमले करता चला जा रहा है। एक बहुत बड़ा दावा जो ईरान की जानिब से किया गया वो ये कि अमरीकी पायलट और लड़ाका तैयारों का जो अमला है वो सऊदी अरब में मौजूद था और वहां पे ईरान ने हमला कर दिया। और दावा यह किया है कि सऊदी अरब का एक इलाका है अल खरज, वहां पे 200 अमरीकी पायलटों और अमले की जो रिहाइश गाहें हैं वहां पे मिसाइलों और ड्रोन से उनको निशाना बनाया गया है। इस इलाके में अमेरिका का एवॉक्स तैयारा भी तबाह किया गया था, जो बड़ा महंगा, मैंने आपको बताया था पहले भी, लगभग $1 अरब का कोई बताता है कि $700 मिलियन का, तो बहुत महंगा बड़ा तगड़ा तैयारा था। और एयरफोर्स के लिए, किसी भी एयरफोर्स के लिए रीढ़ की हड्डी का काम करता है ये। तो हमले में कई दीगर अमरीकी तैयारों को भी उस वक्त नुकसान पहुंचा था। ये ब्रिगेडियर जनरल सैयद माजिद मूसवी हैं, इन्होंने ये दावा किया कि 200 के करीब अमरीकी पायलट और अमले के लोग वहां पे मौजूद थे। एयरफोर्स के उनके ऊपर ईरान ने अटैक किया और नुकसान किया है। अब ये नुकसान कितना है, हुआ भी या नहीं, इसकी तस्दीक आ जाएगी। देखिए, ईरान की जानिब से जो दावा आता है वो आपको बता देते हैं, जो अमेरिका और इसराइल का दावा होता है वो भी आपको बता देते हैं। फिर 24 से 48 घंटों के अंदर तस्दीक भी आ जाती है कि ये वाकया हुआ या नहीं हुआ। ये एक और बड़ा दावा है ईरान की जानिब से कि ये एक बड़ा हदफ है जिसको निशाना बनाया ईरान ने। इसके अलावा वो कहते हैं कि हमने यूएई के साहिली इलाके में अमरीकी मरीन्स की एक मीटिंग हो रही थी, उसको ड्रोन से निशाना बनाया और ये फौजी अड्डे से बाहर एक मीटिंग हो रही थी, ये भी एक दावा किया गया उनकी जानिब से। फिर बहरीन के करीब वो कहते हैं जी फौजी अड्डे के बाहर मौजूद अमरीकी 5th फ्लीट के हॉक एंटी ड्रोन निजाम को भी ड्रोन से तबाह कर दिया। तो दबाव डालने के लिए ईरान भी हमले कर रहा है, ऐसा नहीं है कि ईरान खामोशी से बैठा हुआ है। अब जितने ईरान हमले करता है ना, उतना ज्यादा पैसा अमेरिका का और इसराइल का लगता है। रोजाना की बुनियाद पे जो तखमीने वो ये कहते हैं कि अमेरिका को लगभग $2 अरब रोज की बुनियाद पर खर्च करने पड़ते हैं इस लड़ाई में, यानी इतना पैसा उनका लग जाता है। अरबों का नुकसान अलग है। अरब ममालिक का नुकसान लगभग बताया जा रहा है कि $225 अरब के करीब पहुंच गया है। और ये ओवरऑल है, बहुत सारी चीजों का नुकसान मिला जुलाकर ये पूरा हो जाता है। एक बड़ा हमला ईरान के अंदर हुआ और ये अफसोसनाक हमला है, उस पर ईरान ने बड़ी सख्त वार्निंग भी जारी की है। देखिए, जब ये डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल ने अटैक किया तो इन्होंने कहा था कि हम रजीम तब्दील कर देंगे और एटमी हथियार बनाने की सलाहियत खत्म कर देंगे ईरान की, और ईरान जो है वो खित्ते के अंदर दहशतगर्द ग्रोहों को सपोर्ट नहीं कर सकेगा, ये उनका पहले दावा था। लेकिन फिर कभी बच्चियां कत्ल हो जाती हैं, कभी सियासी लीडर कत्ल हो जाते हैं, कभी मजहबी पेशवा कत्ल हो जाते हैं, और अब मामला यहां तक आ गया कि तवानाई के मराकज के ऊपर हमला शुरू हो गया, पावर स्टेशन के ऊपर हमले शुरू हो गए, अस्पतालों के ऊपर, स्कूलों के ऊपर, यूनिवर्सिटीज के ऊपर अटैक शुरू हो गए। और अब यह हो गया कि जो जान बचाने वाली अद्वियात है उनकी फैक्ट्रियों के ऊपर इसराइल ने, अमेरिका ने हमले कर दिए। अब यहां पे जो तस्वीर और वीडियो है वो बाकायदा जारी कर दी गई है कि जहां से सप्लाई दी जाती थी जान बचाने वाली अद्वियात बनाने वाली फैक्ट्रियों को, उस मरकज को निशाना बनाया है और ये इल्जाम लगाया गया इसराइल और अमेरिका के ऊपर। और सैयद अब्बास अराक्ची जो वजीर खारजा है ईरान के, उन्होंने इसके ऊपर एक स्टेटमेंट दिया और उन्होंने कहा हम मजलूम फलस्तीनी नहीं है, अभी जरा ठहर जाओ, सजा के लिए तैयार हो जाओ। ये ईरानी वजीर खारजा ने इसके ऊपर एक तंबीह जारी की है कि हम इसका जवाब देंगे, ऐसा नहीं है कि इसका जवाब आपको नहीं मिलेगा, हम फलस्तीन की तरह बेबस नहीं है। नाज़रीन, ट्रंप का निकलना इसलिए भी जरूरी है कि अमेरिका में जो ट्रंप की मकबूलियत है वो 33% तक रह गई है, यानी लगातार कम होते होते 33% तक रह गई है। यानी अभी वो कोई इलेक्शन जीतने की पोजीशन में नहीं है डोनाल्ड ट्रंप, इस वक्त तो नहीं है, मुस्तकबिल का आप कुछ कह नहीं सकते। और 2/3 अमेरिकन, यानी हर 3 में से 2 अमरीकी ये समझते हैं कि अमेरिका को फौरी तौर पर इस लड़ाई से बाहर निकल जाना चाहिए, और हर 10 में से 6 अमरीकी ये समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप गुजरते वक्त के साथ साथ ज्यादा गैर जिम्मेदार होते जा रहे हैं। अमेरिकन मीडिया में कुछ ऐसे सर्वेज भी चलाए गए जिनमें अमरीकियों की अक्सरियत डोनाल्ड ट्रंप की ज़हनी सलाहियतों पे सवालात उठा रही है, और वो ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ज़हनी तौर पे क्या नॉर्मल है और वो अमेरिका जैसे मुल्क को चलाने के काबिल हैं। अब ये डिस्कशन शुरू हो गई है अमेरिका की मीडिया में, तो जितनी जल्दी हो डोनाल्ड ट्रंप को इस लड़ाई से निकलना पड़ेगा। इसराइल के लिए 2 प्रॉब्लम क्रिएट हो गए। एक तो चाइना ने बड़ा कैटेगोरिकली ऐलान कर दिया कि लबनान के अंदर से इसराइल फौरी तौर पे निकल जाए, क्योंकि लबनान में भी बड़ा कत्लेआम हो रहा है। वहां पे जो ह्यूमन राइट्स वर्कर्स हैं या जो डॉक्टर्स हैं, तिब्बी अमला है, उनको लगातार निशाना बनाया जा रहा है, उनके ऊपर अटैक किए जा रहे हैं। और दूसरी एक खबर जो है वो गजा से लड़ने वाले हमास के अल कस्साम ब्रिगेड के फौजी तर्जमान अबू उबैदा ने लबनानी मुजाहिद
यानी लबनान के अंदर जो लोग लड़ रहे हैं वो हिजबुल्लाह वाले हैं ना, तो हमास वालों ने हिजबुल्लाह वालों के नाम एक पैगाम जारी किया है और उन्हें दुआएं शुआएं दी हैं, और साथ में उन्होंने कहा है कि आप इसराइली फौजियों को गिरफ्तार करें। यानी उन्होंने वहां पे बहुत बड़ी तादाद में टैंक तबाह किए हैं इसराइल के, ये दावा किया गया हिजबुल्लाह की जानिब से। अब हमास के तर्जुमान कह रहे हैं हिजबुल्लाह को कि आप इसराइली फौजियों को गिरफ्तार करें ताकि फलस्तीनी और अरब कैदियों को काबिज जेलों से आजाद करवाया जा सके। ये पहले भी इन्होंने यही किया था कि जब इसराइली गिरफ्तार हो जाते हैं ना, तो वो एक एक इसराइली के बदले में बहुत बड़ी तादाद में फलस्तीनियों को आजाद करते हैं। देखिए, मौका ऐसा है कि अब बाकायदा इसराइल ने एक कानून पास कर दिया कि फलस्तीनियों को सजाए मौत दी जा सकती है, फांसी दी जा सकती है। इसके ऊपर पाकिस्तान में कुछ मौलवियों ने बातचीत की है, लेकिन यही मौलवी ताहिर अशरफी वगैरह कुछ अरसा पहले तक बोर्ड ऑफ पीस के ऊपर बगले में जाते थे। ये कहते थे जनाब फलस्तीनी उस पर मिठाइयां बांट रहे हैं, और बोर्ड ऑफ पीस के ऊपर ये शादियाने बजाते थे कि हम नेतन्याहू के साथ एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठे हो गए। आज ये उसी को जालिम और जाबिर कह रहे हैं और मुसलमान मुल्कों से अपील कर रहे हैं कि फलस्तीनियों का साथ दो। मस्जिद अक्सा के दरवाजे बंद है। बोर्ड ऑफ पीस बनने के बाद मस्जिद अक्सा के दरवाजे बंद हो गए, फलस्तीनियों का कत्लेआम एक अलग तरीके से शुरू हो गया। बोर्ड ऑफ पीस बनने के बाद पूरे खित्ते के अंदर बमबारी शुरू हो गई। बोर्ड ऑफ पीस बनने के बाद पूरी दुनिया मुतासिर हो गई, और बोर्ड ऑफ पीस बनने के बाद अब फलस्तीनियों की फांसी का बंदोबस्त भी हो गया। लेबनान के ऊपर भी अटैक हो गया, बड़े पैमाने पे कत्लेआम हो रहा है दोनों तरफ। तो ये बोर्ड ऑफ पीस के ऊपर जो मौलवी उस वक्त ताशे बजा रहे थे और पाकिस्तान की उसमें शमूलियत को बड़ा एजाज करार दे रहे थे कि इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू के साथ हम बैठ जाएंगे तो ये बड़ा एजाज है, हम उन्हें कंट्रोल कर लेंगे। तो जिस दिन से बोर्ड ऑफ पीस बना है, मामला कंट्रोल होने की बजाय ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल होता हुआ बज़ाहिर मेरा तजिया यही है कि ऐसे ही दिखाई दे रहा है। तो क्या ये मौलवी जिन्होंने जमीन आसमान के कलाबे मिलाए थे ये कौम से माफी मांगेंगे? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि इनका ये ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। इसहाक डार साहब नाजरीन चीन के दौरे पर गए थे, उसका एक एलामिया भी जारी हुआ है। 5 नुकाती जो है वो तजावीज हैं जो ईरान और इसराइल और अमेरिका की जंगबंदी के हवाले से हैं। देखिए, पाकिस्तान इसमें एक रोल प्ले कर रहा है और ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि पाकिस्तान के बाद दूसरा रास्ता कोई नहीं। अगर पाकिस्तान लड़ाई में जाएगा तो पाकिस्तान को नुकसान होगा, दोनों तरफ से नुकसान है ना। हम अरबों को भी नाराज नहीं कर सकते, ईरान हमारा हमसाया मुल्क है, साथ बॉर्डर लगता है, इसको भी नाराज नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान को मैनेज करना था और लड़ाई से हर हाल में बचना था। इस बात से शायद अरब इतने खुश नहीं होंगे, अमेरिकन भी खुश नहीं होंगे, इसराइल भी पाकिस्तान से राजी नहीं होगा कि ये पाकिस्तान क्या कर रहा है। लेकिन जब चाइना गए इसहाक डार साहब, तो मेरे सोर्सेज ने 2 डिफरेंट सोर्सेज हैं जिनसे मैंने ये इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है। देखिए, मैं खबर पहले भी दे सकता था, लेकिन आई टुक माई टाइम, मैंने कई घंटे लिए इसके ऊपर और फिर मैंने मुख्तलिफ लोगों से बात की तो खबर एक और भी निकली है। चाइना ने तहफ्फुज़ात का इजहार किया है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो चल रहा है, चाइना ने इस रीजन में अरबों डॉलर्स लगाए हैं। वो बेल्ट एंड रोड का अपना इनिशिएटिव लेकर चल रहा है। उसने ईरान में पैसा लगाया हुआ है, उसने अफगानिस्तान में पैसा लगाया हुआ है, पाकिस्तान में बेशुमार पैसा लगाया हुआ है। इस खित्ते के और ममालिक के अंदर सेंट्रल एशिया तक चाइना ने इन्वेस्टमेंट की हुई है। बांग्लादेश में पैसा लगाया हुआ है, श्रीलंका में पैसा लगाया हुआ है। तो वो नहीं चाहेगा कि यहां पे एक लड़ाई की नजर उसका पैसा हो जाए या उसके पैसे जाया हो। अरबों डॉलर चाइना ने लगाए हुए हैं। और अफगानिस्तान ने भी चाइना को ब्रीफिंग दी है, चीजें बताई हैं, और पाकिस्तान को चाइना ने फिर कहा है कि यह मामला बातचीत से हल किया जाए और जंग की तरफ ना जाए। चाइना के तहफ्फुज़ात हैं। इससे पहले आपने देखा था कि सदर भी गए थे चाइना की एम्बेसी में, वहां पे उन्होंने एक दौरा भी किया था। ये मामला उस तरह नहीं है जैसे आपको दिखाई देते हैं। चाइना की एक आदत है, बहुत सारे लोगों के पट्टे खोल दिए गए हैं। जनाब इमरान रियाज ने खबर दी इस पे हमला कर दो, वो एस्टेब्लिशमेंट के सारे टाउट मेरे पीछे पड़ गए। भाई, मामला ये है कि चाइना फेस सेविंग देता है हमेशा। चाइना अगर कभी आपसे नाराज भी होता है, और ये बात पीएमएलएन के लोग या ये दानिश्वर पहले माजी में कहते रहे हैं कि चाइना कभी भी ओपनली अपनी पॉलिसी नहीं बताता, या अपने दोस्तों के खिलाफ कोई चीज उसके पास होती है तो वो उसको इस तरह एक्सपोज नहीं करता, वो फेस सेविंग देता है और मामला हल करता है। चाइना को तहफ्फुज़ात हैं और चाइना चाहता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बातचीत के जरिए मसला हल हो। अफगानिस्तान समझता है उसके साथ ज्यादती हो रही है, पाकिस्तान की हुकूमत ये कहती है हमारे साथ ज्यादती हो रही है, जबकि हम सब ये जानते हैं कि जब से डोनाल्ड ट्रंप ने बगराम एयरबेस मांगी है तब से लेकर अब तक ये मामला शिद्दत इख्तियार कर गया है। लेकिन दहशतगर्दी के खिलाफ तो जंग पाकिस्तान 20-25 साल से लड़ रहा है, बल्कि आज तो इससे ज्यादा टाइम हो गया। तो पहले आप ये क्यों नहीं करते थे, एरियल स्ट्राइक और जाके वहां पे हमले क्यों नहीं करते थे? ये अब आपने क्यों किए हैं? ये पॉलिसी क्यों शिफ्ट की है? डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट के बाद की है। ये जब चाहेंगे फिर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पॉलिसी बदल देगी कि नहीं जी, कल तक वो मुजाहिद थे, जहादी थे, वो तालिबान बहुत अच्छे थे, गुड तालिबान थे, आज वो बहुत बुरे हैं, आज मारो उनको, कल फिर कोई इनको आसरा लग जाएगा, नहीं जी आज फिर वो बहुत अच्छे हो गए हैं। तो इनका कोई डायरेक्शन नहीं है, ये डायरेक्शनलेस है। तो ये लीडर्स को फैसला करना चाहिए। बंदूक बरदार जब फैसला करते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है। बहरहाल ये जो एलामिया है वो अलग है, लेकिन चाइना का मुतालबा वो रिपोर्ट भी हो रहा है। अभी थोड़े दिनों में आपको बहुत सारी चीजें नजर आ जाएंगी और ये खबर की बड़ी वाज़ेह तस्दीक भी हो जाएगी।
नाज़रीन, G7 के वो ममालिक जो दबाव डालते थे रशिया पे और पाबंदियां लगाते थे रशिया के ऊपर कि तेल नहीं लेना तो गैस नहीं लेनी इनसे, वो अब रशिया से अपील कर रहे हैं। और दुनिया के अंदर जो तेल की कमी हो रही है उसमें रूस के लिए मदद की अपील की गई है कि रशिया तेल बेचे, उसके ऊपर पाबंदियां भी उठाई गई हैं। लेकिन रूस ने 1 अप्रैल से लेके 31 जुलाई तक यानी 4 महीनों के लिए गैसोलीन को एक्सपोर्ट ना करने का फैसला किया। इससे बहुत दबाव बढ़ेगा दुनिया पे। तो रशिया ने मौका देख के चौका लगाया, उसके ऊपर अब रिक्वेस्ट कर रही है दुनिया। ये G7 ममालिक जो हमेशा हमेशा दबाव डालते थे रशिया के ऊपर, बाकी ममालिक के ऊपर, तो आज वो खुद दबाव में आ गए हैं। सूरत ऐसे ट्विस्ट हो गई है। नाज़रीन, अब 2 खबरें पाकिस्तान के अंदर से। नंबर 1 तो ये है कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए जो नाम लिया जा रहा था कि रिहाई फोर्स, रिहाई मूवमेंट चलने वाली है, वो बन रहा है मामला। वो मामला वफाकी आईनी अदालत में चला गया। आपको पता है वहां पे कौन जजेस बैठे हुए हैं, उनको कैसे बैठाया गया 27वीं आईनी तरमीम के बाद। तो उन्होंने नोटिस जारी कर दिया सुहेल अफरीदी को। हालांकि इन्होंने अभी तक बाकायदा किसी फोर्स की अनाउंसमेंट ही नहीं की। उन्होंने कहा जी एक कैदी जेल के अंदर है तो आप उसके लिए क्यों तहरीक चला रहे हैं, और कैसे आप तहरीक चला सकते हैं, और कैसे आप एक फोर्स बना सकते हैं, तो आपने क्या किया, तो इसका जवाब आप जमा करवाएं। तो सुहेल अफरीदी जवाब जमा करवा देगा, जी हमने कोई फोर्स नहीं बनाई, हम तो पुरअमन तहरीक चला रहे हैं, एहतजाज करना आइन के मुताबिक हमारा हक है, हमें कोई रोक नहीं सकता, हमें लगता है उसके साथ ज्यादती हुई है, ये तो वो कर ही सकते हैं। लेकिन वफाकी आईनी अदालत को इस मामले में एस्टेब्लिशमेंट लेकर क्यों आई? मुझे लगता है कि ये जो मेंबरशिप हो रही है या प्रेशर बढ़ रहा है, नौजवान शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं एक नई तंजीम में, शायद इससे एस्टेब्लिशमेंट को थोड़ा सा खौफ भी है। उन्हें लगता है कि अगर ये इकट्ठे हो गए वाकई में लाखों की तादाद में, तो फिर वही मुसीबत दोबारा से आ जाएगी एहतजाज की, जिससे उन्होंने माजी में बड़ी मुश्किल से निपटा है। अब देखते हैं ये इस काबिल हैं और वहां तक मामला ले जाते हैं या नहीं ले जाते। लेकिन इंफॉर्मेशन मिनिस्टर पंजाब ने एक स्टेटमेंट दिया था और उन्होंने कहा था कि जब पाकिस्तान में 9 मई हो रहा था तो इमरान खान के बेटे और उनकी बीवी वगैरह, उन्होंने इल्जाम लगाया था कि वो वहां पे नाइट क्लब में थे। 9 मई जब पाकिस्तान में हो रहा था तो बरतानिया में सुबह का वक्त था। अभी आपके पास वहां पे रात है जब आप ये वीलॉग सुन रहे हैं और मैं इसको दिन के वक्त रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो 9 मई के सारे विजुअल दिन के वक्त के हैं, मैक्सिमम शाम के वक्त के हैं। तो वहां तो दिन का वक्त था, तो सुबह के वक्त कौन सा नाइट क्लब खुलता है या नाइट क्लब होता है? नाइट क्लब का तो मतलब ही नाइट है, रात के वक्त। तो एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, बेवकूफ हैं, ना इन्हें समझ आती है बात क्या करनी है, बस उठा के स्टेटमेंट झाड़ देते हैं और फैलाने वाले फैला भी देते हैं बेवकूफों की तरह। थोड़ा सा सोचना चाहिए। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।